हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल इजी लर्निंग। और आई होप कि आप लोगों की स्टडीज़ अच्छी चल रही है। तो देखो यार, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है वर्क एंड एनर्जी। ठीक है। अभी तक हम 3 चैप्टर नाइन्थ के फिज़िक्स के कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो मैं पिन कर देता हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं जो टॉपिक्स आज हमें कवर करने हैं। फर्स्ट वन इज़ वर्क। वी विल डिफाइन व्हाट इज़ वर्क scientifically. Then second topic is energy, and then at the end of the lecture we will study about the mechanical energy, that is kinetic energy and potential energy, right? तो देखो पढ़ते हैं क्या दिया है यहाँ पे। In the previous few chapters we have talked about ways of describing the motion of objects, the cause of motion and gravitation. Another concept that helps us understand and interpret many natural phenomena is work. Closely related to work are energy and power. In this chapter we shall study these concepts. तो देखो अभी तक हमने पढ़ लिया है कि मोशन क्या होता है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट मोशन क्यों करते हैं, ड्यू टू द फोर्स अप्लाइड ऑन इट, और ग्रेविटेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उससे आगे वर्क, एनर्जी और पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। तो देखो मैंने आपको जैसे पहले ही बताया था कि कोई भी नई टर्म अगर आपके सिलेबस में कभी भी आती है तो सबसे पहले उसको हम एक जनरल वे में समझते हैं। फोर्स को जैसे हमने पहले फील किया था कि फोर्स की जो टेक्निकल डेफिनेशन है उससे पहले हमें समझ में आना चाहिए कि रियल लाइफ में उसको हम कैसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसी तरीके से पहले हम वर्क और एनर्जी जो है ना, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन समझने से पहले हम समझेंगे कि ये जो फिनोमेना है ये एक्चुअल में होता क्या है। जो हम डेली लाइफ में जो हम देखते हैं वर्क और एनर्जी, वो होता क्या है, एक बेसिक आइडिया लेने के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम उसकी साइंटिफिक डेफिनेशन समझेंगे। तो ऑल लिविंग बींग्स नीड फूड. Living beings have to perform several basic activities to survive. We call such activities life processes. The energy for these processes comes from food. We need energy for other activities like playing, singing, reading, writing, thinking, jumping, cycling and running. Activities that are strenuous require more energy. तो देखो हम जानते हैं यार, अगर हमें कोई भी जनरल लाइफ में हम क्या बोलते हैं कि वर्क क्या है, हम कुछ भी प्लेइंग कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, रीडिंग, राइटिंग, इस सब को हम बोलते हैं कि यार हम वर्क कर रहे हैं, हम बहुत बिजी हैं यार, मुझे अभी वर्क करना है, ठीक है। और ये जितने भी हम वर्क करते हैं अपनी नॉर्मल डे लाइफ में, इन वर्क को करने के लिए हमें कुछ ना कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। जो हमें कहाँ से मिलती है, लाइफ प्रोसेसेस जो होती है ना, जो हम खाते पीते हैं, वो सब हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, ठीक है। तो animals too get engaged in activities. For example, they may jump and run. They have to fight, move away from enemies, find food और find a safe place to live. तो इसी तरीके से जितने भी एनिमल्स हैं अर्थ पे, सभी कोई ना कोई एक्टिविटी की ज़रूरत होती है उन्हें कुछ ना कुछ वर्क करने के लिए, ठीक है। तो अब हम समझते हैं कि वर्क का जो फंडा होता है वो होता क्या है। वॉट इज़ वर्क? देयर इज़ अ डिफरेंस इन द वे वी यूज़ द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे टू यूज़ इन साइंस। देखो हम जानते हैं कि साइंस में और जनरल डे लाइफ में कोई भी अगर टर्म आती है तो उनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। जैसे हमने देखा था पहले कि मोशन हम जनरल लाइफ में कुछ बोलते हैं मोशन को, और एक्चुअली में जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है वो डिफरेंट होती है। तो सेम केस भी वर्क के साथ है। जो नॉर्मल डे लाइफ में हम बोलते हैं कि मैं वर्क कर रहा हूँ या मैं कुछ कर रहा हूँ, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो साइंटिफिक टर्म जो वर्क है वो सेम हो, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत काम कर रहे हैं लेकिन साइंटिफिक वे में अगर आप वर्क कैलकुलेट करें तो वर्क ज़ीरो आए, ठीक है। तो ऐसे भी एग्जांपल अभी आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको पूरा डिफरेंस समझ में आ जाएगा। तो देखो ये नेक्स्ट टॉपिक जो इसमें दिया है, नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। तो इसमें हम देखो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल देखेंगे जहाँ पे हम जनरल लाइफ में बोलते हैं कि हम बहुत वर्क कर रहे हैं, लेकिन साइंस की परिभाषा के हिसाब से अगर देखें तो हमारा वर्क डन ज़ीरो होता है। तो देखते हैं क्या क्या एग्जाम्पल हो सकते हैं ऐसे। कमली इज़ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जामिनेशन. शी स्पेंड्स लॉट ऑफ टाइम इन स्टडीज़. शी रीड्स बुक्स, draws diagrams, organizes her thoughts, collects questions papers, attends classes, discusses problem with her friends, and performs experiments. She expends a lot of energy on these activities. In common parlance, she is working hard. All this hard work may involve very little work if we go by the scientific definition of work. You are working hard to push a huge rock. Let us say the rock does not move despite all the effort. You get completely exhausted. However, you have not done any work on the rock as there is no displacement of the rock.
तो अभी ये देखो दोनों एग्जाम्पल जो हमने देखे, पहले एग्जाम्पल में क्या हुआ, कमली एक लड़की है, वो अपने एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रही है, ठीक है। अभी वो बहुत मेहनत कर रही है, डायग्राम्स बना रही है, अपने सारे क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर रही है, ठीक है, सारी क्लास अटेंड कर रही है, इतना सब काम करने में एनर्जी भी लगा रही है बहुत सारी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि इतना सब जो उसने काम किया है साइंटिफिक वे में ये बहुत ज़्यादा वर्क निकल के आए, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि साइंटिफिक वर्क अगर हम निकालें इस सब काम का तो बहुत ही लेस आए या फिर ज़ीरो भी आ सकता है। अब इसी तरीके से दूसरा एग्जांपल है, एक बहुत बड़ा रॉक रखा हुआ है आपके सामने, ठीक है, बहुत हैवी रॉक है, आप उसको पुश कर रहे हो, ठीक है। जैसे समझ लो इस स्लाइड में देखो यहाँ पे एक ट्रक खड़ा हुआ है, ये एक इंसान आया और इस ट्रक को पुश कर रहा है, लेकिन इस ट्रक में कोई मूवमेंट नहीं हो रहा, वो अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो साइंटिफिक वे में इसको जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि वर्क डन इस आदमी के द्वारा ज़ीरो है, जबकि ये बहुत एनर्जी लगा रहा है उसको हिलाने के लिए, लेकिन वो हिल नहीं पा रहा, तो इसलिए वर्क डन ज़ीरो आ रहा है। अब ये देखो एक और जो नेक्स्ट एग्जांपल इसने दिया है, यू क्लाइंब अप द स्टेप्स ऑफ अ स्टेयरकेस एंड रीच द सेकंड फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग just to see the landscape from there. You may even climb up a tall tree. If we apply the scientific definition, these activities involve a lot of work. ठीक है। अब जैसे अगर आप किसी सीढ़ी पे चढ़ के ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, या किसी पेड़ के ऊपर चढ़ रहे हैं, तो देखने में नहीं लग रहा कि आपने बहुत ज़्यादा वर्क किया है, लेकिन अगर साइंटिफिक वे में आप इसको देखोगे तो आपका वर्क डन बहुत ज़्यादा आएगा। ऐसे ही अगर कोई क्लाइंबर है, माउंटेन क्लाइंबर, वो पहाड़ पे चढ़ रहा है, ठीक है, तो अगर उसका आप वर्क डन निकालोगे तो वो दूसरे कामों से बहुत ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब ऐसे कोई ना कोई चीज़ें हैं जिनके ऊपर वर्क डन डिपेंड करता है साइंटिफिकली, ठीक है। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्शन ऑफ वर्क, तो यहाँ पे देखो वर्क को समझाया गया है कुछ एग्जांपल्स देके आपको, ठीक है। अभी हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि एक बुक रखी हुई है, बुक पे आपने एक डायरेक्शन में फोर्स लगाई, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने बुक के ऊपर फोर्स लगाई और बुक अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गई, इसको हम बोलेंगे कि वर्क डन हुआ है। तो वर्क डन होने के लिए दो चीज़ें ज़रूरी है, एक है फोर्स और सेकंड वन इज़ डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। अगर जिस डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो इसका मतलब आपने वर्क डन किया है, ठीक है। अगर फोर्स नहीं है तो भी वर्क डन ज़ीरो होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो भी वर्क डन ज़ीरो होगा, राइट। अभी अगर इस कॉन्सेप्ट से हम देखें तो वर्क डन का जो फॉर्मूला आता है, तो वर्क डन इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो जितनी ज़्यादा फोर्स होगी वर्क डन भी उतना ज़्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट जितना ज़्यादा होगा वर्क डन भी उतना ज़्यादा होगा, दोनों से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वर्क डन, सही बात है। अब देखो अगर वर्क डन की इसी डेफिनेशन के हिसाब से पुराने जो हमने केसेस देखे हैं जहाँ पे वर्क डन ज़ीरो आ रहा था, उन पे हम एक बार दोबारा से चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे वर्क डन ज़ीरो क्यों था। तो देखो सबसे पहले हमने देखा कि कमली है जो कि अपने एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रही है, वो बहुत से डायग्राम बना रही है, ठीक है, वो क्लास अटेंड कर रही है, पुराने क्वेश्चन पेपर कलेक्ट कर रही है, लेकिन इन सब कामों को करने के लिए उसे कोई फोर्स नहीं लगानी पड़ रही ना, वो अपनी एनर्जी तो कंज्यूम कर रही है इन सब कामों में। जैसे वो लिख रही है, नोट्स बना रही है, लेकिन नोट्स बनाने के लिए उसे कोई ज़्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ रही ना, एक बहुत बड़ी अमाउंट ऑफ फोर्स का उसे यूज़ नहीं करना पड़ रहा, पेन चलाने के लिए कोई फोर्स नहीं लग रही ना, बहुत ज़्यादा, बहुत हल्की सी फोर्स लग रही है, और डिस्प्लेसमेंट भी कोई नहीं हो रहा है, तो वर्क डन बहुत कम है, बहुत माइन्यूट वर्क डन हो रहा है, इसको हम बहुत ज़्यादा वर्क डन नहीं बोल सकते, है ना। अब इसी तरह अगर हम दूसरा केस देखें जहाँ पे आप एक रॉक रखा हुआ है, रॉक को आप पुश करने की कोशिश कर रहे हो, आप बहुत एनर्जी लगा रहे हो उस रॉक को पुश करने के लिए, मतलब आपकी फोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फोर्स बहुत ज़्यादा है, तो अगर छोटा सा भी डिस्प्लेसमेंट होता तो वर्क डन हो जाता, लेकिन वो रॉक अपनी जगह से हिला ही नहीं है, उसमें डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होने की वजह से वर्क डन क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, क्योंकि वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, राइट। तो अब आप समझ सकते हो कि अगर नॉर्मल सिचुएशन में वर्क डन भले ही हमें लग रहा है हम वर्क कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में से कोई एक भी चीज़ अगर ज़ीरो हो जाती है तो वर्क डन ज़ीरो हो जाता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ जो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि जो डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए वो अप्लाइड फोर्स की डायरेक्शन में ही होना चाहिए। अगर डिस्प्लेसमेंट जो है अप्लाइड फोर्स से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है तो भी आपका वर्क डन ज़ीरो होगा, ठीक है। अब ये वाला एग्जांपल देखते हैं, जब एक माउंटेन क्लाइंबर माउंटेन पे चढ़ रहा है तो तब वर्क डन ज़्यादा क्यों आ रहा है। देखो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है, ये तो हम देख सकते हैं कि पहले वो उसकी पोजीशन नीचे थी, अब वो क्लाइंब करता हुआ ऊपर चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो हो रहा है। अब हमें ज़रूरत है बस फोर्स की। अब अगर वर्क डन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब फोर्स ज़्यादा लगा रहा है वो। अब वो फोर्स ज़्यादा क्यों लगा रहा है, क्योंकि उसे ग्रेविटी के अगेंस्ट फोर्स लगानी पड़ रही है, उस पर एक वेट नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है उसका, ठीक है, लेकिन उसको ऊपर जाना है, तो उसको अगर ऊपर जाना है तो उसे अपने वेट को ओवरकम करना होगा, यानी कि अपने वेट से ज़्यादा फोर्स लगानी होगी ऊपर की साइड, तभी तो वो ऊपर जा पाएगा ना।
तो इसीलिए उसको फोर्स बहुत ज़्यादा लगानी पड़ रही है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ फोर्स है, इसीलिए वर्क डन ज़्यादा आ रहा है। तो अभी आप समझ सकते हैं वर्क डन का क्या फंडा है। ठीक है, वर्क डन इज सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट जो है दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। ठीक है, अब वर्क डन की हम एसआई यूनिट देख लेते हैं। देखो, फोर्स की एसआई यूनिट आपको पता है न्यूटन होती है, और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर। ठीक है, तो यहाँ से जो आपका वर्क डन है उसकी एसआई यूनिट आ जाती है न्यूटन मीटर, और न्यूटन मीटर को ही हम लिख देते हैं जूल। ठीक है, तो अगर हम पूछें कि 1 जूल कितना होता है, तो अगर 1 न्यूटन फोर्स किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है और उस ऑब्जेक्ट के अंदर 1 मीटर का डिस्प्लेसमेंट होता है, तो वो जितना भी वर्क डन होगा उसे हम बोलेंगे कि 1 जूल वर्क हुआ है। राइट, अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल आप देखोगे तो आपको ये वर्क का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखो, फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। अब ये देखो, ये ज़रूरी है कि डायरेक्शन ऑफ द फोर्स में ही डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। ठीक है, अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो अभी तो आपके कोर्स में जितने भी एग्जाम्पल आएंगे 9th में, आपको ये ज़रूरत नहीं है जानने की सारे एग्जाम्पल आप कैसे ही आएंगे जिसमें फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो रहा होगा। वैसे एक्चुअली में जो वर्क डन का फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अभी डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट आपने पढ़े नहीं है, ये आपके मैथमेटिक्स में आने वाले हैं, ये आप 11th-12th में जब पहुंचेंगे तब आप ये समझेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, जब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ेंगे तो एफ डॉट एस को अगर हम जनरल लैंग्वेज में देखें तो वो होता है एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा। ठीक है, थीटा होता है एफ और एस के बीच का एंगल। तो जब दोनों के बीच का एंगल जीरो होता है, थीटा जीरो होता है, तो तब कॉस थीटा 1 हो जाता है। तो उस कंडीशन में वर्क डन इज इक्वल टू एफ इंटू एस हो जाता है, जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, थीटा जीरो कब होगा, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन। ठीक है, दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, फोर्स भी और डिस्प्लेसमेंट भी, उन दोनों के बीच का अगर एंगल जीरो होगा तो फिर वर्क डन सिंपली फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। अगर उन दोनों के बीच में कुछ एंगल होगा तो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा के अंदर हम वो एंगल रखेंगे। ठीक है, यानी अगर फोर्स और वर्क डन अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो उस टाइम पे थीटा 90 डिग्री होगा और वर्क डन जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 जीरो होता है। अगर समझ लो एक पुली है, उसने एक बैग को लिफ्ट किया और वो बैग को लिफ्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे 2 किलोमीटर तक चला, और 2 किलोमीटर बाद जाके उसने उस बैग को रख दिया। ठीक है, तो इस जर्नी में उसने वर्क डन ज़ीरो किया है, क्योंकि देखो वो बैग पर जो फोर्स लगा रहा है, ठीक है, वो ऊपर की डायरेक्शन में लगा रहा है, और जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बैग में वो सामने की डायरेक्शन में हुआ है 2 किलोमीटर। ठीक है, तो दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसलिए वर्क डन ज़ीरो हो जाएगा। देखने में लगेगा कि यार कुली बहुत काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि नॉर्मल लाइफ में हम देखेंगे तो उसने बहुत एनर्जी कंज्यूम किया, पसीने पसीने हो गया वहाँ तक बैग ले जाने में, लेकिन साइंस की डेफिनेशन से अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे वर्क डन जीरो आएगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री है। तो ये अभी आपको वैसे समझने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई 11th-12th का बच्चा देख रहा है तो वो समझ सकता है ये चीज़ें। ठीक है, बाकी आप अगर अभी कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो आगे आने वाले टाइम में जब आप 11th-12th में ये दोबारा से पढ़ोगे वर्क का कॉन्सेप्ट, वर्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट, तो तब आप आराम से समझ जाओगे। तो आपको जो नॉर्मली याद रखना है वो सिर्फ इतना ध्यान देना है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन है वो सेम डायरेक्शन होनी चाहिए। ठीक है, अभी इस एग्जांपल में आपको सिंपली फोर्स दी हुई है 5 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट दी हुई है 2 मीटर, और दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो आपको दोनों को मल्टीप्लाई करके वर्क डन मिल जाएगा 5 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 10 जूल। तो यही है आपका वर्क का जो कॉन्सेप्ट है। अब एक और सिचुएशन आती है कि अगर आपका जो फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहे हैं, समझो कि आप जंप कर रहे हो, ठीक है, तो आप पे जो आपका जो वेट है वो आपको ग्रेविटेशन फोर्स जो है नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है क्योंकि आप जंप कर रहे हो। ठीक है, तो अगर इस कंडीशन में पूछा जाए कि वर्क डन बाय योर वेट, तो आपके वेट ने कितना वर्क किया है, देखो वेट नीचे की तरफ लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ हो रहा है, दोनों में 180 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो कॉस 180 से भी आप समझ सकते हो -1 होता है। ठीक है, तो यानी कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो आपका साइन माइनस हो जाएगा। सिंपली आपको फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना है और आपका साइन जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी कि वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव वर्क डन होगा। ओके, तो वर्क डन का आपका कॉन्सेप्ट अभी कंप्लीट हो चुका है। अभी हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है एनर्जी। देखो, लाइफ इज़ इम्पॉसिबल विदाउट एनर्जी, द डिमांड ऑफ एनर्जी इज़ एवर इंक्रीजिंग। Where do we get energy from? The sun is the biggest natural source of energy to us. Many of our energy resources are derived from the sun. ठीक है,
अब देखो, एनर्जी के बिना तो लाइफ इम्पॉसिबल है बिल्कुल, ठीक है। हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि एनर्जी हमें यूज़ चाहिए होती है। अगर हम कोई भी काम करते हैं तो हमारे अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसके लिए। और हमारा सन जो है वो बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है, नेचुरल सोर्स है। सन से डिराइव होकर बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं, ठीक है। जैसे प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं सनलाइट मिलने पे, ठीक है। और इसी तरीके से हमारा फूड हो गया, फूड इज़ ऑल्सो सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे नेचुरल सोर्स भी होते हैं, बहुत सारे केमिकल सोर्सेज भी होते हैं, तो वो हम देखेंगे अभी। सबसे पहले हम समझते हैं कि एनर्जी एक्चुअली में है क्या चीज़, ठीक है। फिर बाद में हम देखेंगे किस टाइप की एनर्जीज होती है। तो देखो, हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सबसे पहले ऐसा क्रिकेट हम सब देखते हैं। तो क्रिकेट में हमने देखा है कि जैसे कोई बैट्समैन अगर बोल्ड होता है तो बॉल जो है स्टंप्स पे जाके टकराती है, ठीक है। तो बॉल के अंदर क्या है, एक एनर्जी है। और जैसे वो स्टंप्स पे जाके टकराती है तो वो अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देती है उस स्टंप के ऊपर, जिसकी वजह से उस स्टंप के अंदर डिस्प्लेसमेंट होता है, वो कुछ दूर जाके गिरता है, ठीक है। यानी कि वर्क प्रोड्यूस होता है। तो जो ध्यान देने वाली बात ये है इस एग्जांपल में, वो ये है कि एनर्जी जो है एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। अब देखो, एक ऐसा ही एग्जांपल हम और देख सकते हैं। अगर हमने कोई बॉल है उसको किसी सर्टेन हाइट पे हम ले गए हैं तो उसके अंदर भी एक एनर्जी स्टोर हो जाती है। अब उस बॉल को जैसे ही आप ऊपर से छोड़ोगे ना तो वो नीचे आएगी, और नीचे किसी भी चीज़ से अगर टकराएगी तो उस दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर वो कुछ ना कुछ मोशन क्रिएट कर सकती है, मतलब कि कुछ ना कुछ नेट वर्क हमको मिल सकता है वहाँ से। तो इन दोनों एग्जाम्पल को देखने के बाद हम क्या समझते हैं कि अगर हम एनर्जी की एक डेफिनेशन निकालें कि एनर्जी क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी इज़ अ कैपेसिटी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट टू डू वर्क। मतलब कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है तो हम बोल सकते हैं कि इट कैन डू वर्क। तो मतलब वर्क करने के लिए एनर्जी जो है वो मस्ट है। आपके पास अगर एनर्जी है तभी आप वर्क कर सकते हैं, राइट। तो एनर्जी की एक टेक्निकल डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है आपकी बुक में कि द एनर्जी possessed बाय एन ऑब्जेक्ट इज thus मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है ना। तो वर्क और एनर्जी जो है इंटरचेंजेबल है, मतलब आप एनर्जी को चेंज कर सकते हो एक यूजफुल वर्क में। तो इसीलिए द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयर फॉर द सेम एज दैट ऑफ वर्क, दैट इज जूल। तो एनर्जी की भी ऐसा यूनिट क्या होगी, सेम जो कि वर्क की है, क्योंकि एनर्जी और वर्क जो है इंटरचेंजेबल है। वर्क आपको कैसे मिल रहा है, एनर्जी से ही वर्क मिल रहा है ना। तो आप बोल सकते हो कि अगर आपको 1 जूल वर्क करना है तो उसके लिए आपको 1 जूल एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि अगर आपके पास एनर्जी होगी तभी आप वर्क कर पाएंगे, राइट। तो अब हम देख लेते हैं वेरियस फॉर्म्स ऑफ एनर्जी क्या क्या होती हैं। लकीली द वर्ल्ड वी लिव इन प्रोवाइड्स एनर्जी इन मैनी डिफरेंट फॉर्म्स। द वेरियस फॉर्म्स इंक्लूड पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड लाइट एनर्जी। तो देखो, इतनी सारी टाइप की एनर्जीज हम देखते हैं अपने चारों तरफ। अभी देखो, मेनली इस चैप्टर में जो हमें एनर्जीज पढ़नी है वो पढ़नी है मैकेनिकल एनर्जी। तो मैकेनिकल एनर्जीज दो टाइप की होती हैं, एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम काइनेटिक एनर्जी समझते हैं क्या होता है। देखो, आपने देखा होगा कोई भी अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है, मतलब मूविंग स्टेट में है, तो अगर वो किसी भी चीज़ से टकरा जाता है तो उस दूसरे ऑब्जेक्ट में भी वो मूवमेंट ला सकता है, ठीक है। जैसे आपने पहले एक एग्जांपल देखा है, क्रिकेट की बॉल है, जैसे ही वो तेज़ी से मूव करते हुए स्टंप पे आके लगती है तो स्टंप के अंदर भी डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। यानी कि उस बॉल के अंदर एक एनर्जी थी, जो एनर्जी को उसने उस स्टंप पे ट्रांसफ़र किया और उस स्टंप में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। यानी कि कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, राइट। तो यानी कि उस बॉल के अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी थी जिसकी वजह से हमें वर्क डन मिला। ऐसे ही हम और एग्जांपल देख सकते हैं। मानो कोई ट्रक है, कोई ट्रक काफ़ी तेज़ स्पीड से ऐसे मूवमेंट करता हुआ आ रहा है, सामने कोई ब्लॉक रखा हुआ है और वो ट्रक उस ब्लॉक से टकराता है तो उस ब्लॉक के अंदर कुछ ना कुछ मूवमेंट होगा, ठीक है, कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि हमें कुछ ना कुछ वर्क मिलेगा, राइट। तो इसका मतलब कोई भी अगर मूविंग ऑब्जेक्ट है उसके अंदर एक एनर्जी होती है जो वर्क प्रोड्यूस कर सकती है। यही जो एनर्जी है जो कि होती है मूवमेंट की वजह से किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, उसको हम काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। तो यहीं से हम देख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन क्या बनती है। एवरी ऑब्जेक्ट दैट इज़ इन मोशन दैट पॉजेस एनर्जी एंड वी कॉल दिस एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। अब हम देखते हैं ये एनर्जी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। देखो, हम पहला ही एग्जांपल देखते हैं जहाँ पे एक क्रिकेट बॉल स्टंप से जाके टकरा रही है, ठीक है। अब मानो कि अगर यही सेम बॉल कोई स्पिनर डाल रहा है, स्टंप से जैसे ही बॉल टकराएगी तो स्टंप के अंदर डिस्प्लेसमेंट थोड़ा कम होगा
और अगर इसी सेम बॉल को कोई फास्ट बॉलर डाल रहा है तो स्टंप पे टकराते उसमें डिस्प्लेसमेंट थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, यानी वर्क हमको ज़्यादा मिल रहा है जैसे ही स्पीड बढ़ रही है बॉल की। तो ये बात साफ हो गई है कि जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी किसी ऑब्जेक्ट की, उसके अंदर की एनर्जी बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वेलोसिटी से, ठीक है। अब इसी एग्जांपल में अगर हम देखें, क्रिकेट बॉल की जगह अगर हम समझ लें बास्केट बॉल है हमारे पास बड़ी, ठीक है, जो कि क्रिकेट बॉल से हैवी है। अब अगर हम उस बास्केट बॉल से स्टंप को सेम स्पीड से मारें तो उस स्टंप में और ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, यानी कि मास जैसे जैसे बढ़ रहा है ऑब्जेक्ट का उसके साथ भी उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, राइट। तो अगर काइनेटिक एनर्जी का हम फॉर्मूला देखते हैं, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। तो अब देखो एनसीईआरटी में यहाँ पे यही इसका फॉर्मूला डिराइव किया है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। इसने क्या किया है, हमने माना है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जो इनिशियल वेलोसिटी यू है, ठीक है, फिर हमने उसके ऊपर एक फोर्स लगाई एफ, और उस फोर्स के लगने से उसके अंदर एक एक्सेलरेशन हुआ स्मॉल ए, और उसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई वी, ठीक है ना। और इस टाइम ड्यूरेशन में उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो था एस, ठीक है। तो हमें इक्वेशंस ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमने एस की जो है एस की इक्वेशन निकाल ली, एस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a, राइट। अब देखो वर्क डन हमें पता है क्या होता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स हमें पता है, हमने एफ लगाई है, और डिस्प्लेसमेंट हमने निकाल लिया है इस इक्वेशन से, तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वर्क डन इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ एम इंटू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक है। अब हम जानते हैं कि ये जो वर्क डन हमने उस बॉडी पे किया है यही काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है, क्योंकि इस काइनेटिक एनर्जी को ही वर्क डन में कन्वर्ट किया गया है, राइट। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है इसकी वैल्यू कितनी हो गई, हाफ इंटू मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी का होल स्क्वायर, राइट। और अगर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है किसी ऑब्जेक्ट की तो इस फॉर्मूले को हम सिंपली मान लेते हैं हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। तो अब देखो इस फॉर्मूले के ऊपर ये काइनेटिक एनर्जी का आपका फॉर्मूला है, इसके ऊपर ये न्यूमेरिकल्स नीचे दिए हुए हैं, इनको आप ट्राई कर सकते हो, सॉल्व एग्जांपल है। तो इसमें सिंपली आपको मास और वेलोसिटी की वैल्यू दी होगी, आपको सिंपल फॉर्मूले में रख के निकालना है, राइट। अब देखो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो पोटेंशियल एनर्जी को हम स्टोर्ड एनर्जी भी बोलते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, देखो हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास समझो एक स्प्रिंग है, ठीक है, हमने स्प्रिंग के ऊपर कुछ वर्क डन किया, मतलब दोनों साइड से स्प्रिंग को पकड़ा, उस पर फोर्स लगाई, उसको खींचा, तो हमने कुछ ना कुछ वर्क डन किया क्योंकि स्प्रिंग में डिस्प्लेसमेंट हुई, ठीक है। अब जैसे ही हम उस स्प्रिंग को छोड़ेंगे वो दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेगा। तो ये दोबारा से अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन करने की एनर्जी उसके अंदर कहाँ से आ रही है, यानी कि जब हमने उसको खींचा उस टाइम पे उसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो गई, जैसे ही हमने उसको छोड़ा उस एनर्जी ने क्या किया, उसको दोबारा से उसकी नेचुरल शेप में ले आई। तो ये जो स्टोर्ड एनर्जी होती है ना, इसी को हम पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। अगर हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे अगर देखो नीचे कोई ग्राउंड पे बॉल रखी हुई है, हमने उस बॉल को उठा के किसी हाइट पे रख दिया, तो जैसे ही हम उसको ऊपर से छोड़ेंगे ना वो वापस से नीचे अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम उस बॉल को ऊपर ले जा रहे हैं तो हम ग्रेविटेशन फोर्स के अगेंस्ट में एक वर्क कर रहे हैं उसके ऊपर, ठीक है। और ये जो वर्क डन हम उसके ऊपर कर रहे हैं ये उसके अंदर स्टोर हो जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में, ये एक स्टोर्ड एनर्जी है, ठीक है। और जैसे ही हम उसको छोड़ेंगे ये स्टोर्ड एनर्जी क्या करेगी, उसको दोबारा से उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंचा देगी, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो डेफिनेशन होती है वो होती है द पोटेंशियल एनर्जी पोसेस्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज द एनर्जी प्रेजेंट इन इट बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, आपकी पोजीशन पे डिपेंड कर रही है, ठीक। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ हाइट हम यहाँ पे देख लेते हैं। मेनली आपको इस आपके कोर्स में आपको यही देखना है, जितने भी एग्जाम्पल होंगे वो इसी से रिलेटेड होने वाले हैं। तो जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से उठाकर किसी हाइट पे ले जाओगे ना, जैसे हमने अभी एग्जांपल में देखा था, उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी एक स्टोर हो जाएगी, राइट। और जैसे ही आप उसे ऊपर से छोड़ोगे वो दोबारा से अपने नीचे की पोजीशन पे वापस आ जाएगा। तो अब ये जो एनर्जी है ये किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है, एक तो आपकी बॉडी का जो मास कितना ज़्यादा है, ठीक है, और ऊपर से आप उसको कितनी ज़्यादा हाइट पर लेके जा रहे हो, इन दो चीज़ों पे ये एनर्जी डिपेंड करती है। अगर आप किसी लाइटर बॉल को ऊपर लेके जा रहे हो तो उसके अंदर वर्क क्रिएट करने की जो पोटेंशियल है ना वो कम है।
अगर आप उसे ऊपर से नीचे छोड़ोगे, नीचे आपने समझ लो कोई भी ऐसा मूविंग ऑब्जेक्ट रख दिया, कोई कार रख दी, अगर वो लाइट बॉल नीचे कार पे आके टकराएगी तो कार के अंदर बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि उसकी जो वर्क डन करने की कैपेसिटी है कम है। और अगर आप उस बॉल की जगह कोई हैवी बॉल ऊपर सेम हाइट पे ले जाते हो, उसको ऊपर से छोड़ते हो, तो वो जैसे ही नीचे आके कार पे टकराएगी, उस कार में डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि हैवी बॉल में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी, यानी वो ज़्यादा वर्क कर सकती है, राइट। और दूसरी चीज़ है हाइट। अगर आप किसी सेम मास की बॉल को कम हाइट से छोड़ोगे तो वो कम वर्क प्रोड्यूस करेगी, सेम मास की बॉल को आप ज़्यादा हाइट से अगर छोड़ोगे तो वो ज़्यादा वर्क प्रोड्यूस कर सकती है, यानी कि मास पे भी डिपेंड करती है पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है mgh, m मास, g आपका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और h आपकी हाइट, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। तो यही किया है यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट को ग्राउंड से ऊपर h हाइट तक डिस्प्लेस किया है, फिर वर्क डन निकाला है हमने इस काम को करने के लिए। वर्क डन कितना होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स हम कितनी लगा रहे हैं, फोर्स हम लगा रहे हैं फोर्स अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी mg, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है h, तो वर्क डन हो जाएगा mgh। और ये जो वर्क डन है यही चेंज हो रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी में, राइट। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला हमें मिल जाता है वो मिल जाता है mgh। अब देखो इसी सेम फार्मूले के ऊपर ये आपके न्यूमेरिकल यहाँ पे दिए हुए हैं, इससे आपका पोटेंशियल एनर्जी का फंडा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब ये देखो एक फिगर 11.8 और देख लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। इसने बताया कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो सिर्फ हाइट पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। मतलब उसने फिगर जो पहली फिगर दिखाई है उसमें आपने एक ऑब्जेक्ट को एक स्ट्रेट पाथ से ले जाके ए पॉइंट से बी पॉइंट पे रख दिया, ठीक है। और इसी के राइट में जो फिगर दी हुई है उसमें भी सेम ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसने सेम हाइट तक लेके गया है, लेकिन उसने पाथ जो एक्वायर किया है पाथ डिफरेंट है, वो घुमा फिरा के ले जा रहा है उसको सेम हाइट पे। लेकिन दोनों एग्जांपल्स में जो पोटेंशियल एनर्जी होगी ना ऑब्जेक्ट के अंदर बी पॉइंट पे, वो सेम होगी। वो कितनी होगी, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू जी इंटू एच, ठीक है, क्योंकि हाइट दोनों की बराबर है, मास दोनों का बराबर है, और जी तो सबके लिए कांस्टेंट ही होता है। तो ये पाथ पे डिपेंड नहीं करती है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये mgh दोनों के लिए सेम ही रहेगी। तो ये देखो आज का ये हमारा टॉपिक हो चुका है। काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी आप समझ चुके हैं क्या होता है, वर्क डन एनर्जी का फंडा आपको क्लियर हो गया है। अभी इसके बाद का हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो यार अभी तक आपने काफ़ी सपोर्ट किया है इस चैनल पे, काफ़ी प्यार दिखाया है, आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके।